हेलो ऑल, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री राम। वेरी वॉल वेलकम टू यू ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी ज्वाइन किया है उन लोगों के लिए। वेरी वॉल वेलकम टू यू ऑल। और मुझे उम्मीद है कि आप सब और ज़्यादा लोग भी ज्वाइन करते रहेंगे एंड धीरे धीरे आगे जैसे हम बढ़ते हैं वी विल टॉक। सबसे पहले आप सबों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन जो कि श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, इसके ओरिजिन्स खैर वो अलग एक वीडियो हो सकता है, लेकिन जस्ट गिविंग इट अ ब्रीफ अबाउट इट। रक्षाबंधन के बारे में कहा जाता है कि रक्षाबंधन की शुरुआत हुई थी जब ये श्रावण पूर्णिमा के दिन उपनयन श्रावण मनाया जाता था। बहुत सारे लोगों को यज्ञोपवीत किया जाता था और उनको रक्षा सूत्र बांधा जाता था। धीरे धीरे करते करते बाद में ये नॉर्मल लोगों को भी, जो कि पंडित लोग होते थे या जो जो भी बड़े रिसर्चर्स होते थे, वो सब जाकर के जो नॉर्मल लोगों को रक्षा सूत्र बांधा करते थे। और धीरे धीरे आते आते ये भाई बहनों पर फोकस्ड हो गया। जैसा कि हम सब जानते हैं, जनरली हम अपने भाइयों को राखी बांधते हैं, लेकिन हम साथ ही साथ कई हमारे देश में जिस तरह की संस्कृति है, लोग भगवान को भी राखी बांधते हैं। पहली राखी भगवान को कई लोग चढ़ाते हैं। इसके अलावा लोग, हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे जो पुलिस वाले हैं, उन सबको भी राखी चढ़ाई जाती है। सो ये इस तरह का एक फेस्टिवल है, बहुत ही प्यारा फेस्टिवल है। और वन थिंग जो मुझे बहुत अच्छी लगती है हमारे कल्चर के बारे में, कि हमने हर रिलेशनशिप को, हर तरह के रिश्ते को सेलिब्रेट करने के लिए कोई ना कोई फेस्टिवल बना के रखा है। रक्षाबंधन उसी तरह का एक फेस्टिवल है। खैर, रक्षाबंधन पे हम एक अलग शो भी कर सकते हैं, आज के लिए तो सिर्फ डिस्कशन ही करना था। आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले तो थैंक यू कि आप लोगों ने ज्वाइन किया आफ्टर मैंने करीब करीब 4 हफ्ते से वीडियो नहीं डाली थी, फिर भी आप लोगों ने आज ज्वाइन किया, उसके लिए धन्यवाद। जहाँ तक कि रक्षाबंधन सॉरी जहाँ तक कि लास्ट वीडियो का सवाल है, इस वीडियो का सवाल है, ये उसी सीरीज पे जा रहा है जो मैं अशोकन इंस्क्रिप्शंस पे डिटेल आउट कर रही थी। सुजीत जी, ऐसी कोई बात नहीं है, अथीस्ट भी मनाते हैं रक्षाबंधन। बहुत सारे अथीस्ट को मैं जानती हूँ जो कि रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं। और कमिंग बैक टू जो हम डिस्कशन कर रहे थे, तो जो सीरीज मैंने शुरू किया था, दैट वाज अबाउट द अशोकन इंस्क्रिप्शंस, जो कि आज से करीब 2300 साल पुराने इंस्क्रिप्शंस हैं, और वो अभी तक के सबसे पुराने इंस्क्रिप्शन हैं, जिन्होंने सबसे पुराने इंस्क्रिप्शन है जिससे कि हम लोग डिसाइफर कर सके हैं, जिससे हम लोग रीड कर सके हैं। इसके पहले कि हमें लिखी हुई चीजें हार्डकोर एविडेंस के साथ मिलती है, सिंधु घाटी सभ्यता या जिसे हम सरस्वती सिंधु सभ्यता कहते हैं, उस जमाने की। बट अनफॉर्चुनेटली उनको हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, उनको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, तो इसीलिए दैट्स एज गुड एज नॉट हैविंग एनीथिंग एज ऑफ नाउ। तो अभी के हिसाब से, बिकॉज हमें ना तो उनकी लैंग्वेज पता है, ना तो उनका स्क्रिप्ट पता है, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। सो अभी के हिसाब से सबसे पुराना जैसा अशोकन इंस्क्रिप्शन ही है। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को थोड़ा डिटेल बताया था कि किस तरह से हमें ये अशोकन इंस्क्रिप्शंस कहाँ कहाँ मिले हैं, अशोकन इंस्क्रिप्शंस कितने सारे नंबर्स में हैं, और उनसे कोई उनके बारे में ब्रीफ्स बताई थी। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम इस टॉपिक पर आना चाह रहे हैं अब, अबाउट अशोकन इंस्क्रिप्शंस में एक्चुअली लिखा क्या है। हालांकि उसमें लिखी हुई बातें बहुत ही वैलिड सेंस में है, लेकिन ये हमें काफी हद तक उस जमाने की लाइफस्टाइल और उस जमाने के लोगों की थॉट प्रोसेस, और स्पेशली अशोकन टाइम फ्रेम में जिस चीजों को अच्छा बोला जाता था, उस पर एक बहुत ही एक क्लियर कट हमें एक इंडिकेशन देते हैं। तो आई गेस हम अब शुरू कर सकते हैं इस डिस्कशन को।
फाइल को एक मिनट। तो आज का जो आज की जो सिस्टम है, आप लोगों को एक बार दिखना शुरू हो जाए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, वंस यू पीपल कैन सी इट। प्लीज कोई कमेंट करके बता दो कि मेरा स्क्रीन विजिबल है या नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई बता सकता है प्लीज स्क्रीन विजिबल है या नहीं है? ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि हमने मेरे वीडियो के हेडिंग में भी लिखा है that right now I am focusing on the details which has been written in the major rock edict 1 to 7। तो सबसे पहले स्टार्टिंग विथ रॉक एडिक्ट 1। रॉक एडिक्ट 1 ऑब्वियसली चूंकि फर्स्ट पोजीशन रॉक कहा जाता है, इसीलिए उसको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है इन अ लॉट ऑफ सेंस। और ये जो रॉक है वो एक्चुअली एक बहुत इम्पोर्टेंट रॉक इसलिए भी है क्योंकि ये जो रॉक है इसमें जो अशोका की जो थॉट प्रोसेस थी अबाउट गेटिंग इनटू अहिंसा काइंड ऑफ अ थिंग वो नजर आती है। that was something which was not very visible earlier। so रॉक एडिक्ट जो रॉक एडिक्ट 1 है उसके बारे में ऑब्वियसली इसे सबसे पुराना अभी कई लोग कहते हैं कि ये सबसे पुराना रॉक एडिक्ट है, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास कोई इसका प्रूफ नहीं है। लेकिन कमिंग टू द कंटेंट्स ऑफ इट, द मेजर पॉइंट इस रॉक एडिक्ट में क्या है कि इसमें जो देवप्रिय या प्रियदसी, जो कि हम अशोक को हम थ्रू आउट रॉक एडिक्ट्स में रेफर किया गया है, वो उनका कहना है यहाँ पर कि ये कि जितने भी एनिमल्स की सैक्रिफाइस होती है स्लॉटरिंग के द्वारा वो नहीं करनी चाहिए। So this is one of the earliest things which is hardcore evidence जो कि हमें कहता है कि एनिमल स्लॉटर या वेजिटेरियनिज्म की तरफ जाने की बात की जाती है। उनका कहना है कि देवप्रिय या प्रियदसी जो थे उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि लोग एनिमल स्लॉटर करें, उन्हें ये अच्छा नहीं लगता था और वो हमेशा मना करते थे लोगों को एनिमल स्लॉटर करने के लिए। इनफैक्ट इस एडिक्ट में ये स्पेसिफिकली बताया गया है कि देवप्रिय या प्रियदसी के महल में पहले हजारों लाइफ स्लॉटर की जाती थी। मतलब ऑब्वियसली ये हजारों लाइफ से हमारा मतलब एनिमल्स की ही लाइफ है जिनको की मीट प्रिपेयर करने के लिए बनाया जाता था। लेकिन अब वो प्रियदसी के किचन से बिल्कुल खत्म हो चुका है और अब डेली सिर्फ 3 लाइफ स्लॉटर की जाती है, एक एंटीलोप की और 2 पीकॉक्स की। और जो एंटीलोप ही जो है वो कोई डेली या कंपलसरी नहीं है, मतलब एंटीलोप को कभी वो स्लॉटर करते हैं करी के लिए या खाने के लिए, लंच के लिए, और कभी नहीं करते हैं। लेकिन जो कभी इसको यूज करते हैं, कभी नहीं करते हैं। लेकिन जो पीकॉक्स थे वो अभी तक डेली सैक्रिफाइस या स्लॉटर किए जा रहे थे खाने के लिए। इसके अलावा दूसरी बात जो इसमें कही गई है वो ये कही गई है कि ये जो अभी के जो स्लॉटरिंग हो रही है लाइव्स की, देवप्रिय या प्रियदसी का थॉट है कि आगे चल के हम इसे भी बंद कर देंगे। अभी तक वहां पे जो कि पहले हजारों लाइव्स को स्लॉटर किया जाता था उनके किचन में, अब उसको कम करके 3 लाइव्स पे ले आए थे पर डे। और अब उससे भी कम करने की बात प्रियदसी ने इस एडिक्ट में कंफर्म की है कि हम इसे भी खत्म कर देंगे जो भी थोड़ा मोड़ा हो रहा है। इसके अलावा दूसरी बात जो इन्होंने कही है इस एडिक्ट में, उसमें वो कहते हैं कि ये जो कॉन्वीनियंट मीटिंग्स होती हैं, जिसको कि अलग अलग तरीके की पार्टी टाइप की मीटिंग्स होती हैं, जिसको कि वर्ड समाज की तरह इन एडिक्ट्स में लिखा गया है,
वो कहते हैं कि देवप्रिय प्रियदर्शी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो इसके अगेंस्ट थे और कहते थे कि ऐसा कोई भी मीटिंग हेल्ड नहीं करना चाहिए एक्सेप्ट वो मीटिंग्स जो देवप्रिय प्रियदर्शी ने परमिट किया है, जो उनको अच्छा लगता है, और उस वाले को आप जब चाहे आप उसको वो वाले मीटिंग्स को हेल्ड ही मतलब वो वाले मीटिंग्स को कर सकते हैं। नाउ दिस एडिक्ट एक्चुअली डू नॉट डिस्क्राइब कि ऐसे कौन से मीटिंग्स थे जो देवप्रिय प्रियदर्शी को अच्छे लगते थे और कौन से बुरे लगते थे, लेकिन ये एक हल्का सा हिंट देता है कि अशोक या जो देवप्रिय प्रियदर्शी थे उनको कहीं ना कहीं से एक काइंड ऑफ मीटिंग या बहुत बड़ी गैदरिंग को अवॉइड करने का उन्होंने अलग अलग तरीका निकाला था। वो नहीं चाहते थे कि ज्यादा लोग गैदर हो अनलेस एंड अनटिल उनका प्रायर परमिशन हो। नाउ नो वन इज क्लियर एज टू व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन अबाउट इट, लेकिन कुछ लोगों का कहना है, कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि दिस कुड बी बिकॉज इनको अशोक को डाउट था कि एक बड़ी मीटिंग्स अगर इस तरह से होती जाएगी तो उनके अगेंस्ट बातें प्रोपोगेट होनी शुरू हो सकती हैं। कमिंग टू द अदर पॉइंट, जो एक मेजर बात हमें इस इंस्क्रिप्शन से मिलती है, वो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, इज अबाउट द स्लो ट्रांजिशन ऑफ अशोक टू अहिंसा। अब खैर हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि ये एडिक्ट, बिकॉज इसने डेट नहीं दिया है, तो मैं ये तो नहीं कह सकते कि ये एडिक्ट उनके बुद्धिज्म में कन्वर्ट करने के पहले की है या बाद की है, लेकिन इतनी जरूर पता चल जा रहा है कि जब भी अशोक अहिंसा की तरफ गए थे तो ये एक सडन प्रोसेस नहीं था कि भाई आज के आज, जैसे कि कई जगहों पे ये प्रोपोगेट किया जाता है कि अशोक अचानक से पूरी तरह से अहिंसावादी हो गए फ्रॉम बीइंग अ वेरी क्रूएल पर्सन। ये एडिक्ट जो है वो बिल्कुल शो करता है कि ऐसा नहीं है, वो एक बहुत ही स्लो ट्रांजिशन था वेर वो धीरे धीरे करके अहिंसा की तरफ जा रहे थे, और ये खुद यही एडिक्ट, उनका एडिक्ट ही इस बात को प्रूव करता है। सो दिस वॉज अबाउट द मेजर रॉक एडिक्ट वन। इसको बड़ा करने की कोशिश कर रही हूँ बट आई होप। नेक्स्ट, coming to major rock addicts, एक second. Now coming to the later second is the full screen ही कर देती हूँ। Now coming to the second liners, which is the major rock addicts 2 and 3. अब ये 2 and 3 जो है वो हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये कहीं ना कहीं से हमें, स्पेशली मेजर रॉक एडिक्ट 2 बहुत हमें इम्पोर्टेंट लगता है क्योंकि ये हमें उस जमाने के राज्यों के बारे में डिटेल्स बताता है। हालांकि मेजर रॉक एडिक्ट 2 जो है उसका फोकस है अबाउट द मेडिसिनल यूसेज और प्लांट्स। मतलब ये इन इन रॉक एडिक्ट्स में अशोक बता रहे हैं या देवप्रिय प्रियदर्शी बता रहे हैं कि उन्होंने जगह जगह पे मेडिसिनल हर्ब्स, मेडिसिनल प्लांट्स, ये सारे को का रोपारण किया था, उन्होंने रोपा था ताकि कभी भी कहीं पर भी किसी तरह की जड़ी बूटी या मेडिसिनल हर्ब्स की किसी को कमी ना हो। इनफैक्ट उन्होंने ये भी लिखा है कि जहां जहां पर जिनको मेडिसिनल हर्ब्स अवेलेबल नहीं थे, मतलब नेचुरली वहां पे वो चीजें नहीं उगती थी, वहां उन्होंने दूसरे जगहों से इंपोर्ट करके आर्टिफिशियली भी इस तरह का क्लाइमेट हल्का सा क्रिएट करवाया ताकि वो जड़ी बूटियों वाले पेड़ पौधे वहां उग सके। तो काम तो खैर ये रॉक एडिक्ट तो इस वजह से का रीजन तो ये था, लेकिन हमारे लिए फ्रॉम अ हिस्ट्री पर्सपेक्टिव ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज इट टेल्स अस अबाउट द किंगडम्स ऑफ नियर बाय, क्योंकि यहाँ पर अशोक बता रहे थे कि उन्होंने कहाँ कहाँ पे किस किस राज्यों के साथ, किस किस लोगों के साथ मिलकर ये काम किया है। इसी से हमें पता चलता है कि विच वर द मेजर किंगडम्स या मेजर डायनेस्टीज ऑफ दैट टाइम। तो यहाँ पर हमें पता चलता है द मेजर डायनेस्टीज ऑफ साउथ वर चोडास। अब ये चोडा, यहाँ पे चोडा लिखा है आपके अशोकन इंस्क्रिप्शंस में। मोस्ट प्रोबेबली ये चोड़ डायनेस्टी वही है जिसे हम चोलाज के नाम से इंग्लिश में कहते हैं और तमिल में लोग उसे चोड़ कहते हैं। ये एक डायनेस्टी है मोस्ट प्रोबेबली। दूसरी है सतीपुत्र डायनेस्टी। नहीं, पांड्या डायनेस्टी के बारे में भी लिखा हुआ है, चोलास के बाद पांड्या डायनेस्टी के बारे में भी उन्होंने लिखा है।
तीसरा है सतीपुत्र डायनेस्टी, और हालांकि हमें सतीपुत्र डायनेस्टी के बारे में बहुत डिटेल अभी नहीं पता है, लेकिन प्रोबेबली दीज वर द एंसेस्टर्स ऑफ द सत्यवाहनास, जो कि 1-2 सेंचुरी बाद हमें मिलने लगते हैं। फिर चौथा है केरल पुत्र डायनेस्टी। ये चारों डायनेस्टी के बारे में साउथ में इन्होंने बताया है, बिकॉज आप सब जानते हैं कि अशोक की जो रूलिंग्स थी वो नॉर्थ इंडिया में ही थी, डीप साउथ में उन्होंने अपनी रूलिंग्स नहीं स्टार्ट की थी। तो साउथ में ये 4 अलग अलग डायनेस्टी की उन्होंने बात की। इसके अलावा यवन किंग, जो कि नेबरहुड के यवन किंग का नाम इन्होंने बताया है कि उस यवन किंग के साथ मिलके उस एरिया में उन्होंने अलग अलग मेडिसिनल प्लांट्स को लगवाया था। एंड द नेम ऑफ दिस यवन किंग वाज अंत्योक। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें ये पता चलता है विथ डेट कि एट द टाइम ऑफ अशोका जो भी ग्रीको बैक्ट्रियन किंग जो नियर बाय रूल कर रहे थे उनका नाम क्या था। तो हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से रॉक एडिक्ट 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट रॉक माना जाता है। रॉक एडिक्ट 3 की अगर हम बात करें तो ये 3 जो है वो थोड़ा मतलब एक उस तरह की, सॉरी आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। रॉक एडिक्ट 3 हमारे लिए इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट इज गिविंग यू द रेफरेंस ऑफ अ काइंड ऑफ सोसाइटी सोसाइटी जो अशोक क्रिएट करना चाहते थे, या ये कहा जाए कि किस तरह की सोसाइटी अच्छी या बुरी होती थी। तो रॉक एडिक्ट 3 में जिसका के बारे में ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि रॉक एडिक्ट 3 इंस्क्राइब किया गया था अशोक के राजा बनने के 12वें साल में। तो इट इज अ वेरी लेकिन डेटेड काइंड ऑफ रॉक, में पता है कि कब ये हुआ था। अब ये इंस्क्रिप्शन और इस इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कि जो 3 के अलग अलग तरीके के ये अलग अलग तरीके के राज्य के लोग होते थे, युक्त, राजयुक्त और परदेशिका, ये इन सबको रिक्वायरमेंट था कि एक 5 साल में एक बार वो पूरे अपने इलाके में टूर पर जाएं और ताकर कि वहां पे जाकर के सारे लोगों को लॉ ऑफ धम्म के बारे में समझाएं। ना धम्म को यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा यहाँ, बिकॉज उसने आगे चल के धम्म को एक्सप्लेन भी किया है। सो धम्म इज नॉट ओनली बुद्धिज्म ओवर हियर, लेकिन यहाँ पे अलग अलग ड्यूटीज के बारे में कहा गया है। अब ये कहते हैं कि ये लोग जब जाएंगे अलग अलग जगहों पे तो वहां जाकर के उन लोगों को ओबीडियंस टू फादर एंड मदर समझाना चाहिए, अपने दोस्तों को, अक्वेंटेंस को, रिलेटिव्स को, और खास करके ब्राह्मण और शर्मनों को डोनेशन देना चाहिए। ये एक एक्सीलेंट थिंग है, ये बताया जाए, मतलब उन लोगों को ये थॉट की इन लोगों के लिए डोनेशंस देना एक बहुत ही अच्छी चीज है। ये थॉट प्रोपोगेट करना इन सारे जो राज्य के लोग हैं उनका काम बनता है। इसके अलावा वो कहते हैं कि जिस तरह से कि जो एनिमल स्लॉटर से एब्सटेन करना भी बहुत अच्छी चीज है, ये भी इन लोगों को पूरे राज्य में पूरी जनता को बताना चाहिए, प्रजा को बताना चाहिए। उनको ये भी बताना चाहिए कि धीरे धीरे करके छोटा छोटा पैसा जमा करके आप अपने थोड़ा पैसा खर्च करो और थोड़ा पैसा जमा करो। ये एक बहुत अच्छी चीज है फाइनेंशियल दृष्टिकोण से भी, ये एक अच्छी चीज है। ये बात भी अशोक के जो राजकीय जो अधिकारी थे, पदाधिकारी थे फॉर डिफरेंट एरिया, उनको जाकर के हर लोगों को बताना था। और उसके बाद ये भी खैर इसके बाद ये फाइनली ये बताते हैं कि जो युक्त ऑफिसर्स हैं उनको कैलकुलेशन करने के लिए किसी भी तरह का जो कैलकुलेशंस है उसमें जो रॉयल असेंबली है वो डायरेक्टली हेल्प करेगी। सो ये मेजर रॉक एडिक्ट 3 एक्चुअली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो मेजर रॉक एडिक्ट 3 पे सबको नजर आनी चाहिए इज दैट कि although Ashoka had converted to Buddhism, लेकिन फिर भी उनके हिसाब से अभी भी ब्राह्मणों को दान देना या ब्राह्मणों के लिए चैरिटी करना अभी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात था। ऑब्वियसली ही हैज आल्सो मेंशन्ड शर्मन्स कि ब्राह्मण और शर्मन दोनों को दिया जाए, शर्मन दोनों को दान किया जाए। लेकिन दिस समहाउ आई थिंक, जो कि कई लोग कहते हैं, कई लोगों का हिस्टोरियंस का कहना है कि दिस शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मणिकल सोसाइटी, कि इवन अ किंग विच इज नो लॉन्गर इनटू द ब्राह्मणिकल पंथ, यू कैन से ब्राह्मणिकल फोल्ड ऑफ रिलीजियस थॉट्स,
वो भी ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने को बहुत ही एक्सीलेंट चीज कह रहा है, और ये उसके लिए ऑफिसर्स भी नियुक्त करवा रहा है। बाकी की जो चीजें हैं अबाउट ओबीडियंस टू पेरेंट्स, अबाउट अब्सटेनिंग टू, वो एक बहुत ही मतलब इंडियन कॉन्सेप्ट है, ये तो पुरानी बात है। देन अबाउट अब्सटेंशन टू स्लॉटर ऑफ एनिमल्स, वो तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली धीरे धीरे अशोक जो कन्वर्ट हो रहे थे इस बुद्धिज्म पे, तो ये उसकी क्लैरिटी मिलती है। एंड F5 प्रेस करें। ओके, एक मिनट। आप चाह रहे हो कि मैं इसको फुल स्क्रीन कर दूं? एक्चुअली ओके, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ एनवीएस जी। एक्चुअली थोड़ा ये थोड़ा सिस्टम स्लो जा रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो ये एक मेजर बात यहाँ पे पता चलती है। और आई थिंक ये दोनों जो रॉक एडिक्ट्स हैं, ये ऑब्वियसली हमें क्लियरली बताते हैं कि किस तरह से जस्ट अ मोमेंट प्लीज, होल्ड इट फॉर अ मोमेंट प्लीज। हाँ, now later coming to rock edicts 5 and 6, is Sharman has anything to do with Buddhism? Actually, liberal Hindu ji, Sharmans were the actually people from all the non-Brahminical texts. जनरली हम शर्मन्स को जैनिज्म से ही कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन शर्मन्स जो होते थे वो एक ही तरह की जो उस तरह का जो एस्थेटिक टाइप की थॉट प्रोसेसेस रखते थे, वो चाहे बुद्धिज्म के लोग हों, चाहे आजीविका सेक्ट के लोग हों, चाहे जैनिज्म ऑब्वियसली हो, ये सारे के सारे लोग शर्मन ही कहलाते थे। सो यस, शर्मन हैज टू डू विद समथिंग। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? कोई क्लियर करेगा? कोई क्लियर कर सकता है मुझे कि मेरी आवाज आ रही है या नहीं? ओके, ठीक है। तो यस, शर्मन्स जो थे, दे आर डेफिनेटली, दे वर डेफिनेटली, दे हैड समथिंग टू डू विद द, वो चाहे बुद्धिज्म के लोग हों, चाहे आजीविका सेक्ट के, दे हैड समथिंग टू डू विद हिंदू, आपके बुद्धिज्म। सो यस, अगर वो क्वेश्चन है तो। नाउ कमिंग टू एनवीएस जी, मैंने कोशिश की थी ये फुल स्क्रीन करने की, बट फॉर सम रीजन ये फुल स्क्रीन हो नहीं रहा अभी। मतलब मेरे सिस्टम पे हो जा रहा है, लेकिन स्ट्रीमयार्ड पे ये फुल स्क्रीन नहीं दिखा रहा है। नाउ कमिंग टू मेजर रॉक एडिक्ट्स 4 एंड 5, तो ये दोनों 4 एंड 5 थोड़ा सेल्फ प्रेज मोड में ज्यादा है कि अबाउट अशोक की, उन्होंने अशोक अपना बता रहे हैं कि भाई मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने ऐसा किया है, मैंने वैसा किया है। लेकिन फिर भी हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे पता चलती है कि एक्चुअली अशोक किस किस चीजों पे अपनी बड़ाई समझते थे। तो इसीलिए ये दोनों रॉक एडिक्ट्स को हम उस तरह से इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। मेजर रॉक एडिक्ट 4 जो है बेसिकली एक कंपैरिजन है बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट मतलब एट द टाइम ऑफ इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक। यहाँ पे ये बताया जाता है कि जो ये जो इंस्क्रिप्शन था वो उसके पहले तक तो सैकड़ों सालों से धीरे धीरे करके जो एनिमल स्लॉटर था, ब्राह्मणों और शर्मनों की तरफ जो डिसकर्सी या जो डिसरिस्पेक्ट था, या जो एनिमल्स को हर्ट करना या क्रिएचर्स को तंग करना, तकलीफ देना, ये सब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। ये कहना है हमारे इस रॉक एडिक्ट में अशोक का। बट जैसे जैसे धीरे धीरे करते आगे आगे, जैसे जैसे प्रियदर्शी ने जैसे अपने ये इसको असेंड किया, थ्रोन को असेंड किया, तो उसके बाद से उनका धीरे धीरे करते करते ये सारी चीजें उन्होंने कम करनी शुरू कर दी। और अब जब से उन्होंने वो जब से राजा बने हैं, तब से लोग एनिमल स्लॉटर से एब्सटेन करने लगे हैं। दोस्तों को, रिलेटिव्स को, ब्राह्मण को, शर्मन को, इन सबों को रिस्पेक्ट देने लगे हैं। ओबीडियंस टू फादर एंड मदर जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर आगे ये भी कहता है कि ये इंस्क्रिप्शन थ्योरी कहते हैं कि जो प्रियदर्शी के बेटे, पोते या परपोते होंगे, जिसमें इन द नटशेल जो डिसेंडेंट्स होंगे,
वो जो है इस तरह की जो माइंडसेट है लोगों को उसको फर्दर इंक्रीज करेंगे, और टिल द एंड ऑफ द टाइम जब तक समय रहेगा तब तक इस तरह की अच्छी थॉट्स जो है वो हमेशा बढ़ते ही जाएंगे। तो दिस इज द मेजर रॉक एडिक्ट 4, जो कि एक छोटा सा रॉक एडिक्ट है, बहुत सारी बातें इसमें नहीं लिखी। ऑन द अदर हैंड मेजर रॉक एडिक्ट 5 जो है वो एक इम्पोर्टेंट बात बताता है अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द धमायुक्त। धमायुक्त जो है उनकी ड्यूटीज क्या होती है और उन्होंने क्या करते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि धम्म महामात्य की एस्टैब्लिशमेंट की है उन्होंने। ये जो मेजर रॉकेटिक 5 है वहां पे किंग प्रियदर्शी बताते हैं कि कि इसी तरह से कि उन्होंने जिस तरह की एक रूल की स्थापना की है उनके डिसेंडेंट्स को भी यही चीज फॉलो करना चाहिए, और इससे उनके अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो बहुत ही बड़ा ग्रेव सिन करेंगे। इसीलिए उनको इसी तरह से उनके डिसेंडेंट्स को भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जब अशोक का 13वां साल था ऑफ एज अ किंग, तब उन्होंने धम्म महामात्य की अपॉइंटमेंट किया था। ये जो धम्म महामात्य थे इनका काम था सारे सेक्ट में एक गुडनेस हैप्पीनेस लाना, सारे लोगों के बीच में एक अच्छे थॉट प्रोसेसेस इंक्रीज करना, और धमायुक्त जितने हैं उन सबको उन सबकी खुशी को इंश्योर करना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो धर्म महामात्य हैं उनको बेटरमेंट करना चाहिए यवन का, कंबोज का, गांधार का और अदर वेस्टर्न बॉर्डर्स के सारे लोगों का, तो सर्वेंट्स का और मास्टर्स का, ब्राह्मण का, हेल्दी पीपल का और हेल्पलेस पीपल का। मतलब उन्होंने इस तरह से लिखा है कि ईस्ट के लोगों का भी अच्छा करना है, वेस्ट के लोगों का भी अच्छा करना है, मालिक का भी अच्छा करना है, नौकर का भी अच्छा करना है, ब्राह्मण का भी अच्छा करना है, वेल्दी पीपल का भी अच्छा करना है, हेल्पलेस और ओल्ड पीपल का भी अच्छा करना है, और जितने भी हार्डशिप्स हैं जो धर्म को या धार्मिक लोगों की जितनी भी हार्डशिप्स है उसको खत्म करना है। तो ये जो धर्म महामाती एक इम्पोर्टेंट पर्सन है, और ये कहा जाता है कि ये जो धर्म महामात्य है वो हर जगह अवेलेबल है, यहाँ तक कि जो मतलब जो जिसे हम आज की भाषा में हारम्स कहते हैं, जहाँ की रॉयल लेडीज रहती थी वहां पर भी धर्म महामात्य रहते हैं, मतलब जो कि बहुत ही सिक्योरिटी जगह होती थी जहाँ बहुत लोग अलाउड नहीं होते थे। लेकिन अशोका ने वहां पर भी इनको इंश्योर किया था, किंग्समैन के यहाँ भी इंश्योर किया था, टाउन में, बाहर में, हर जगह कि धर्म महामात्य को इंश्योर किया गया था। ये लोग जो होते थे आगे चल ये सिर्फ इतना नहीं देखते थे कि सब खुश हैं, इनके पास जुडिशियल राइट्स भी होती थी। और अगर वो देखते थे कि कोई इंसान है जेल में जो कि बहुत ही धार्मिक बंदा है और जो अच्छा है, या जो पर्सनल उसकी एक्टिविटीज बहुत अच्छी है, तो वो चाहते तो उसको वो छोड़ सकते थे। तो वो चाहते थे तो वो उसको मतलब उनको छुड़वा सकते थे। ये बहुत बड़ी बात धम्म महामात्य को एक बहुत बड़ा एक राइट दिया गया था। तो अगर हम इस पर आए कि एग्जैक्टली व्हाट दिस स्क्रिप्ट या व्हाट दिस these both edicts are important about, तो सबसे पहली बात तो है कि हमें ये पता एक इनडायरेक्ट हेल्प और मिल जाता है कि अशोक का कितना बड़ा एम्पायर था, लाइक कंबोडिया से लेकर के कंबोज से लेकर गांधार तक, एंड इवन फर्दर। खैर वो तो हमें पता चल जाता है, बट दिस इज अ रिटन इंस्क्रिप्शन कि वो यहाँ से यहाँ तक था। अगेन आगे चल के जो कई लोग मुझसे पिछली बार भी पूछा था कि क्या अशोक दूसरे सेक्ट के लोगों को मारा करते थे, तो यहाँ पर भी हमें फिर मिलता है कि ये जो अशोकन सिस्टम था वो कितना सेक्युलर था, क्योंकि यहाँ अशोक जो है वो वेरियस रिलीजियस सेक्ट्स के बीच में होमोजेनिटी मेंटेन करने की बात करते हैं। धम्म महामात्य का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो किसी एक सेक्ट की तरफ नहीं था, वो सारे सेक्ट्स की तरफ था और सबको वो अच्छाई बताते थे। और सबसे बड़ी बात एक और ये थी कि यहाँ पर जो हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में धम्म महामात्यास के जो रिक्वायरमेंट के जो ड्यूटीज हैं, फाइंडिंग्स हैं, वो सब हमें इन एडिक्ट्स में पता चलते हैं। फाइनली टू ऐड वन थिंग, ये जो वर्ड धम्म महामात्य है ये मोस्टली मेजॉरिटी इंस्क्रिप्शन में धम्म महामात्य लिखा गया है, लेकिन जो वेस्ट के जो एडिक्ट्स हैं
स्पेशली मानसेरा और शाहबाजी जो कि पाकिस्तान में मिले हैं, वहां पे ये जो वर्ड है वो धर्म महामात्र है। तो आप लोग अगर किसी भी इंग्लिश ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे, जनरली आई हैव यूज्ड द वर्ड धर्म महामात्र यह, लेकिन अगर आप लोग किसी भी अशोकन इंस्क्रिप्शंस के इंग्लिश ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे तो दे ऑलवेज यूज द वर्ड धर्म महामात्र। सो दिस इज द सेम थिंग। लेकिन जो ईस्टर्न लेवल के जितने भी 4-5 लोग हैं, वहां पे ये वर्ड धर्म महामात्य या धर्म महामात्य यूज किया गया है। ये जस्ट मैंने एक क्लियरिटी के लिए बता दिया कि कंफ्यूजन ना हो। एंड फाइनली coming to last slide of today, the major rock edicts 6 and 7. मेजर रॉक एडिक्ट 6 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रॉक एडिक्ट माना जाता है, एटलीस्ट फ्रॉम द अशोकन पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत ही ऑथेंटिक बात बताया जाता है, क्योंकि यहाँ पर मेजर रॉक एडिक्ट 6 में जो है वो एक बहुत बड़ी बात कहती है कि अशोका ने ये स्पेसिफिकली बताया है कि उनके जो इन्फॉर्मर्स हैं, अशोक जो है, ये जो मेजर रॉक एडिक्ट 6 है ये बताता है कि अशोक ने इन्फॉर्मर्स रखे हैं जो जगह जगह पर लोगों की पब्लिक के बारे में, पब्लिक अफेयर्स के बारे में एक सूचना कलेक्ट करके वो अशोक को देते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने बताया है कि ये एडिक्ट जो है, कि ये जो इन्फॉर्मर्स होते हैं वो अशोक को जब चाहे अप्रोच कर सकते हैं, भले ही वो अपनी रानियों के साथ समय बिता रहे हो, उस समय वो गार्डन में कुछ एंजॉय कर रहे हो तब, खाना खा रहे हो तब, अपने मतलब किसी दान दक्षिणा के लिए गए हुए हो तब, या अगर वो एक हॉर्स के बैक पर भी हैं जहां उनको सब कुछ खत्म करना है, तभी भी अगर किसी इन्फॉर्मर को उनको मतलब कुछ बात करनी है तो वो उस समय भी अशोक जो है वो इन्फॉर्मर के लिए अवेलेबल होते थे। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर कि अशोक के बारे में ये बताता है कि वो कितने डेडिकेटेड या कितने हेल्पफुल थे अबाउट द पीपल अफेयर्स। यहाँ पर कहते हैं, आगे कहते हैं कि अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि कभी उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में किसी बात को लेकर के ऐसा डिबेट हो गया है जिसमें कि कोई कंसेंसस नहीं आ रहा है, तो उस समय भी वो अवेलेबल, उस समय भी कोई भी आदमी इस बात को रिलेटेड उनको कहीं पर भी उनसे मिल सकता है आकर के। सिमिलरली अगर मान लो कि कोई दूसरा बंदा है जो कि अशोका के वर्बल ऑर्डर का नाम लेके इंजंक्शन या इस तरह की बातें कह रहा है या कोई भी ऐसा अर्जेंट मैटर हो, तो इमीडिएटली अशोक को ये बात बतानी चाहिए, इररेस्पेक्टिव कि वो उस समय क्या कर रहे हो। ना यहाँ पे इस रॉक एडिट के या ये आगे चल के कहते हैं कि दिस कि ये सब इसलिए करना चाहिए क्योंकि अशोक या प्रियदर्शी एज ही इज कॉल्ड देयर, उनकी चीफ ड्यूटी ये है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल हो, और वो कितना भी कर लें वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं अपना काम करने से। वो कहता है कि ये कहता है कि मेरे लिए या एक राजा के लिए उनके पब्लिक के वेलफेयर से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो और उनको लगता है कि अगर वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते चले जाएं तो शायद वो हेवन पहुंच जाएं एट द एंड ऑफ हिज लाइफ, स्वर्ग चले जाएं। इनफैक्ट वो ये चाहते हैं कि उनकी पत्नियां, उनके बच्चे भी पूरी तरह से पीपल वेलफेयर में ही समागमन करते रहें। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज एक तो सबसे पहले ये हमें बताते हैं कि अशोक की एक बहुत ही हाईली डेवलप्ड स्पाई या इंफॉर्मेशन नेटवर्क थी। हालांकि उसको डिटेल आउट नहीं किया है अशोक ने, एंड फॉर द रीजंस ऑब्वियसली कोई भी अपने स्पाई नेटवर्क को इतना पब्लिक को नहीं करेगा, लेकिन हमें ये भी इससे पता चलता है कि ये कितना अशोक प्रॉम्प्ट था अपने किंगली ड्यूटीज की तरफ। उनके लिए बाकी सारी चीजों को वो साइड ट्रैक कर सकते थे, उनकी बाकी सारी चीजें उनके लिए सेकेंडरी हो जाती थी इफ इट केम टू द पीपल। तो जो कई लोग आजकल कहने लगे हैं स्पेशली फ्रॉम द हिंदू साइड कि यार अशोक की वजह से बहुत बुरा होता था, अशोक बहुत ही बुरा राजा था, नो, दैट इज, कम से कम हमें यहाँ से पता चलता है कि अशोक वॉज ऑलवेज अवेलेबल फॉर हिज सब्जेक्ट्स, जो कि बहुत बड़ी बात होती है किसी भी राजा के लिए, एटलीस्ट एंशिएंट टाइम्स में। रॉक एडिक्ट 7 बहुत ही छोटा रॉक एडिक्ट है अगेन। यहाँ पर ये कोई ऑर्डर नहीं है, ये कोई अपनी बड़ाई नहीं है, ये सिर्फ प्रियदर्शी का थॉट है, और उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि उनके राज्य में जितने भी रिलीजियस, जितने भी सेक्ट्स हैं, नाउ सेक्ट्स से ऑब्वियसली यहाँ पे धर्म, रिलीजियस सेक्ट्स की बात कही जा रही है, वो सारे लोग रहने चाहिए,
क्योंकि उनका कहना था कि जो सारे के सारे रिलीजन्स हैं वो सब अच्छी बातें कहते हैं, हर सेक्ट में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, बहुत सारी गुड प्रैक्टिसेस हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि सारे के सारे सेक्ट के लोग यहाँ पर रहें। वो कहते हैं कि सारे जितने भी सारे सेक्ट्स हैं वो चाहते हैं कि मतलब लोगों में सेल्फ कंट्रोल हो और मेंटल प्योरिटी हो। और ये तो ह्यूमंस हैं जो कि अपने मेंटल इम्पल्सेस में अटैच रहते हैं, इसीलिए अपने रिलीजन को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाते हैं, सिर्फ पार्ट्स में फॉलो करते हैं। लेकिन अदरवाइज एवरी रिलीजन इज गुड, इसीलिए हर रिलीजन, इसीलिए उनकी इच्छा है कि चाहे जितने भी रिलीजियस सेक्ट्स हो सारे लोग उनके यहाँ पे रहें। Now this again is a very unique thing I'll say to India. अशोक में ही नहीं, मैं पूरी इंडिया की ये बात कहूंगी, क्योंकि जनरली अगर हम वेस्टर्न थॉट्स या के बारे में बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट रिलीजियस टॉलरेंस। अब टॉलरेंस मतलब होता है कि मुझे पता है कि मेरा रिलीजन सबसे अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हारे रिलीजन को फिर भी टॉलरेट कर ले रहा हूँ कि ठीक है यार तुम रखो, लेकिन अच्छा नहीं है फिर भी मैं रखूँ। ये चीज यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे उनका एक्सेप्टेंस है, और वो भी एक्सेप्टेंस भी हायर लेवल पे है, जहाँ राजा खुद चाहता है कि उसके सारे के सारे लोग उसके रिलीजन या उसके रिलीजियस थॉट सेक्ट में कन्वर्ट नहीं कर जाए। वो चाहते हैं कि सारे के सारे लोग अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करें, ताकि सारे लोगों की अलग अलग रिलीजन्स की जो अच्छाइयां हैं वो उनके समाज में प्रेजेंट रहे। This is a very contrary to the religious contrary to the thought process जो हमें बाद के राजाओं में देखने को मिला, जो कि कहते थे कि तुम हमारे रिलीजन में, हमारे धर्म में कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तो ठीक है रहना है तो रह लो, बट दिस इज लेकिन फिर भी बेस्ट होता अगर तुम हम में कन्वर्ट कर जाते। नाउ दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एडिक्ट, हालांकि